हो गया। नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। कल की संस्कृत की रचनानुवाद कौमुदी अध्याय 1 की जो हमने क्लास ली थी, उसी के क्रम में अध्याय 1 के आधा टॉपिक कल बाकी रह गया था, जिसे आज पूरा किया जाएगा। साथियों, संस्कृत बहुत ही अच्छा विषय है, मार्किंग वाला विषय है, और ख़ास बात यह है कि ये हिंदी से मिलता जुलता है। इसकी ग्रामर हिंदी से मिलती जुलती है। संधि हो, समास हो, हर जगह हिंदी और संस्कृत एक दूसरे के पूरक होकर आपकी रीट पात्रता परीक्षा में मदद करेंगे, और निश्चित ही रीट पात्रता को बहुत ही सरलतम तरीके से और बहुत ही आसानी से क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप 3 सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाएं। भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड और मनोविज्ञान। भाषा फर्स्ट में हिंदी, सेकंड संस्कृत और मनोविज्ञान। यदि इनमें आपका उच्चतम स्कोर रहता है तो ये तीनों सब्जेक्ट्स मिलकर 90 सवाल यानी कि 90 नंबर आपके कवर करते हैं। इन 90 में से आप जितने अधिकतम अंक ला सकोगे, उतने ही अधिकतम रीट पात्रता में आपके अंक सुनिश्चित होंगे। आपको पता होगा कि मिनिमम मार्क्स 90 है और ओबीसी के लिए 82 है, तो इस रेशियो के हिसाब से कम होते जा रहे हैं, लेकिन हमें 90 का ही टारगेट लेके चलना है कि 90 से ज़्यादा आएंगे तो हमारी रीट पात्रता सुनिश्चित होगी। लेकिन यदि आप अगली अध्यापक भर्ती परीक्षा में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी को अभी से इतने निरंतर और बहुत ही उच्चतम स्तर पर ले जाएं। आपकी अध्ययनशीलता इतने उच्च स्तर पर पहुंच जाए कि आप जब अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू करें तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप अपनी रीट पात्रता में 90 नंबर हिंदी, संस्कृत और साथ में मनोविज्ञान, इनसे पूरे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसमें अधिकतम जितने मार्क्स लाएंगे, उतना ही आपका एसएसटी में जो मार्क्स है या जो साइंस मैथ्स वाले हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा रीट पात्रता को क्लियर करना। संस्कृत का भय विद्यार्थियों में आधारहीन है। संस्कृत जितनी सरल भाषा कोई है ही नहीं। यदि कोई इनिशियली शुरुआत में कोई भाषा सीखने की कोशिश करे तो संस्कृत को सबसे सरलतम और सहज तरीके से सीखा जा सकता है। तो इसी क्रम में आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। संस्कृत भाषा आपको पूरी यहाँ पर करवाई जाएगी और हिंदी भाषा भी करवाई जाएगी। संस्कृत भाषा के जो अध्याय हैं, जो मैं यहाँ जिस पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ, उसके अध्याय थोड़े बहुत लंबे हैं। उसके साथ प्रैक्टिस शीट आपको दी जा रही है। हमारी डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस शीट का खाली पन्ना और भरे हुए जो हमारे यहाँ बोर्ड पे करवाया जा रहा है, वो सारे पन्ने जो है आपको पीडीएफ के तौर पर हमारे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, उसमें लिंक दिया होगा। उस टेलीग्राम चैनल को आप जैसे ही ज्वाइन करोगे, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी, जिसकी प्रिंट निकालकर आप जितना अधिक लिखित अभ्यास करेंगे और उसमें जो त्रुटियां हो रही है उसको हमारी जो सॉल्व की हुई पीडीएफ से मिलाओगे तो आपकी त्रुटियां कम होगी। साथियों, यदि आप प्रथम अध्याय से ही निरंतर अपनी त्रुटियों को न्यूनतम करते जाएंगे तो मैं आपको दावा करता हूं कि अध्याय 4-5 तक पहुंचते पहुंचते आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि अब तो मैं संस्कृत में 30 में से 28-30 नंबर तो पक्के ही लाऊंगा। और आप इसको निरंतर पढ़ते रहिए। और साथ में जो शुरुआत में आपका संस्कृत में आप भयभीत नहीं हो और सहज रहे संस्कृत के प्रति, इसके लिए मैं निरंतर विषय प्रवेश के तौर पर आपको थोड़ा धीमे गति से पढ़ा रहा हूं, ताकि आप संस्कृत भाषा से परिचित हो जाए, उसके वाक्य निर्माण की संरचना क्या है उससे भी आप परिचित हो जाए। तो इसी क्रम में रीट में जो हमने कल पढ़ा उसका थोड़ा सा फास्ट रिवीजन देख लेते हैं।
25 शब्द पढ़े थे संज्ञा, सर्वनाम, धातु और अव्यय के, जिसमें हमने राम, ईश्वर, बालक, मनुष्य, नर, ग्राम, नृप और विद्यालय, इन शब्दों जो कि ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, इन शब्दों के शब्द रूप हमने कल पढ़ लिए थे। सर्वनाम में तत्शब्द, तत्शब्द को पुल्लिंग में सह, इसके ये प्रथमा विभक्ति के रूप है यहाँ पर, सह, ताऊ, ते, वह, वे, दोनों, वे सब। तत्शब्द में हमने पुल्लिंग को भी पढ़ा, तत्शब्द में हमने स्त्रीलिंग को भी पढ़ा और तत्शब्द में हमने नपुंसकलिंग को भी पढ़ा है। साथ में हमने भवत शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों पढ़े हैं। यहाँ पर हम संस्कृत में आदर सूचक शब्द से यदि बुलाते हैं तो भवान, पुल्लिंग की व्यक्ति को हम भवान कहते हैं और स्त्रीलिंग में हम भवती कहते हैं। साथ में अब ये में हमने कल पढ़ा था, फिर ये धातु रूप, आज हम इन धातु रूप पांचों लकारों में किस तरीके से चलते हैं परस्मैपदी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर अव्यय शब्द, अत्र यानी यहाँ, इह यानी यहाँ, यत्र यानी जहाँ, तत्र यानी वहाँ, कुत्र यानी कहाँ और क्व यानी कहाँ, ये पढ़ा था। इसके बाद हमने यहाँ पर अकारांत शब्दों का हमने पढ़ा था। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप किस तरीके से चलते हैं, इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि प्रथमा, जब वाक्य में कोई संज्ञा कर्ता की जगह पर आए तो वहां पर प्रथमा का प्रयोग होता है, ये पढ़ा था हमने, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर हमने पढ़ा था कि यदि कोई वाक्य कर्म के स्थान पर लिखा हुआ हो, कोई किसी वाक्य में कोई शब्द कर्म के स्थान पर लिखा हुआ हो तो वहां पर कर्म के तौर पर द्वितीय विभक्ति के शब्दों का प्रयोग होता है। ये सारे सुबंत शब्द हैं, अकारांत पुल्लिंग और सुबंत। सुबंत यानी हमने पढ़ा था कि इसमें सु से लेकर सुप तक जो प्रत्यय हैं उन सबको मिलाकर हम सुबंत कहते हैं। और वहां पर हमने ये भी पढ़ा था कि अपदम न प्रयोजित, जो विभक्तियों, जो प्रत्यय से रहित शब्द हैं संज्ञा और सर्वनाम के, उनको अपद कहा जाता है। अब इसी कड़ी में हम आगे ईश्वर शब्द, नृप शब्द, मनुष्य शब्द, नर शब्द, ग्राम शब्द और विद्यालय शब्द पढ़ा था। साथ में हमने तत्शब्द, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इनके रूप पढ़े थे। इस अध्याय में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूपों पर खास जोर दिया गया है, लेकिन हमने सातों विभक्तियां करवाई है। साथियों, इस पहले अध्याय में आप जितनी अच्छी मेहनत करोगे, दूसरे अध्याय आपके लिए उतने ही ज्यादा सहज होते जाएंगे। तो आप प्रथम अध्याय है उसमें आप पहले परिपक्व हुए और उसमें आप जितने भी शब्द रूप है उसकी रिपीटेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, हलंत कहाँ लग रहा है, विसर्ग कहाँ लग रहा है, इतनी सूक्ष्म बातों का आप यहीं से पूरा सीख कर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो द्वितीय अध्याय में निपुणता है वो पहले से ही बहुत अच्छी हो जाएगी और आप वहाँ पर जो आगे के जो नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ के बाद हमने तत्शब्द नपुंसकलिंग भी पढ़ा। जितने भी नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उसकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति पूरी रिपीटेशन वाली होती है और साथ में तृतीय विभक्ति से लेकर संबोधन सप्तमी विभक्ति तक यहाँ पर पुल्लिंग के ही, तत्शब्द पुल्लिंग के ही रूप चलते हैं। उसके बाद में हमने भवत शब्द में पुल्लिंग पढ़ा था। आप इसमें सारे अध्याय जो रूप है सातों ही विभक्ति के वो पढ़ लें, लेकिन खास जोर हमें भवान, भवन्तौ, भवन्तः प्रथमा विभक्ति पर देना है। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, दो एक व्यक्ति हो उसे आदर सूचक शब्द से बतलाना हो तो हम उन्हें कहेंगे भवान, दो व्यक्ति होंगे तो भवन्तौ और दो से ज्यादा होंगे तो उनके लिए हम भवन्तः शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन की है उसका मैं तिगंत शब्द धातु रूपों का जब अभ्यास करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये मैंने यहाँ पर इन शब्दों को रेखांकित क्यों किया है। फिर हमने भवत शब्द स्त्रीलिंग पढ़ा, जिसमें भी हमें जो प्रथमा विभक्ति है, यदि एक महिला हो और आदर सूचक शब्द से बुलाना हो तो हम भवती कहते हैं और दो महिलाएं हो तो उन्हें भवत्यौ कहते हैं और दो से ज्यादा होंगी तो हम उन्हें भवत्सह कहते हैं।
आप इसमें प्रथमा विभक्ति पर ही ज्यादा जोर दें, लेकिन हमें ये सारे शब्द भी याद करने हैं। यदि किसी को ज्यादा असहजता हो रही है तो भव शब्द के प्रथमा विभक्ति के शब्द ही याद कीजिए और बाकी वाले धीरे धीरे याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे धातु रूप। हमने यहाँ पर पढ़ा भी है कि जो धातु रूप है उसमें हम वर्तमान काल पर ज्यादा जोर देने वाले हैं। वही वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं, लट लकार। और लट लकार में भी यहाँ पर विशेष तौर पर प्रथम पुरुष के जो रूप है उनको लेकर वाक्य निर्माण आपको सिखाया जाएगा, लेकिन हमने मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इन पर भी आप पर खास तौर पर ध्यान दिया है। ये पुरुष क्या होते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं और इसमें देखिए धातु में भू, पट, हस, गम और आगम 5 धातुओं को हम पढ़ेंगे। धातु यानी क्रिया शब्द। क्रिया शब्द का तात्पर्य क्या होता है? कर्ता किसी काम को यदि करता है या कोई क्रिया जब स्वतः घटित होती है यानी कि काम का करना या होना पाए जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया को ही, क्रिया के मूल शब्दों को धातु कहा जाता है संस्कृत भाषा में। अब यहाँ पर आप देखिए धातु रूप हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ शब्द कुछ धातु रूप को शुरू करने से पहले कुछ बातों पर आपकी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि धातु रूप जो होते हैं कुल 10 लकारों में होते हैं। लकार मतलब यहां पर हम अलग अलग कालों के प्रकार पढ़ेंगे उसमें है, लेकिन 10 लकार जो होते हैं उसमें से 5 लकार हम पढ़ेंगे जिससे संस्कृत का अधिकतर काम हो जाता है। 5 लकार जो है वो पढ़ेंगे। धातु रूप 2 तरीके से होते हैं, परस्मय पद और आत्मनेपद। जहां पर वाक्य कर्तृवाच्य होता है यानी जहां पर वाक्य में कर्ता प्रधान होता है वहां पर परस्मय पद धातुओं का प्रयोग होता है। और जहां पर वाक्य कर्मवाच्य होता है यानी यदि कोई वाक्य जिसमें प्रधानता कर्म की हो तो वहां पर आत्मनेपद धातुओं का प्रयोग होता है। आप अभी तक केवल यही पढ़ लीजिए कि धातु रूप दो प्रकार से चलते हैं। कौन कौन से? परस्मय पद और आत्मनेपद। यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि परस्मय पद कर्तृवाच्य, ज्यादातर वाक्य कर्तृवाच्य होता है। जैसे मैं घर जाता हूं, यहां पर मैं घर जाता हूं में कर्ता है वो ये जो वाक्य है वो इसमें कर्ता प्रधान है, तो यहां पर जो जाना क्रिया है उसमें परस्मय पद धातु का प्रयोग होगा। और यदि कोई वाक्य यदि आत्मनेपद है, जैसे मेरे द्वारा घर जाया जाता है, तो यहां पर जो वाक्य है पूरा आत्मनेपद है और इसमें कर्म प्रधान है, इसी वजह से इसको कर्मवाच्य कहते हैं। यहाँ पर आत्मनेपद धातुओं का प्रयोग किया जाएगा, जाना में आत्मनेपद लगेगा। अब इसके कैसे रूप चलते हैं आत्मनेपद के, इसे हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। अभी हम पूरा ध्यान परस्मय पद में लगाएंगे। परस्मय पद में लगाएंगे तो अब दूसरी बात, धातुओं में लकार 10 तरीके के होते हैं। संस्कृत भाषा में 10 प्रकार के होते हैं। इसमें से हम 5 लकारों को ही मुख्यतः पढ़ेंगे, जिसमें है लट लकार। लट लकार से यहाँ तात्पर्य है वर्तमान काल। वर्तमान काल में जब भाषाओं को वाक्यों में पढ़ेंगे तो वर्तमान काल का जो वाक्य होगा उसमें क्रिया है वो लट लकार की जो रूप होंगे उसमें से ली जाएगी। उसके बाद है लृट लकार। यहाँ लृट लकार का मतलब है भविष्य काल, यानी भविष्य की जो क्रियाएं होंगी, जो वाक्य जिसमें भविष्य में किसी क्रिया के घटित होने की संभावना व्यक्त की जाएगी, तो वहां पर लृट लकार की धातु रूपों का प्रयोग किया जाएगा। यदि हम किसी जगह पर यदि वाक्य में भूतकाल का प्रयोग करेंगे तो वहां पर लंग लकार का प्रयोग करेंगे।
और वहां भूतकाल में किसी क्रिया को घटित हो रखी है और उसमें यदि हम क्रिया रूप का प्रयोग करेंगे तो उसमें हम लंग लकार की क्रिया रूपों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार सलाह रूप में होती है या जिसमें हम किसी क्रिया में किसी घटित करने की सलाह दे सकते हैं कि मेरे द्वारा खाना खाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमने एक तरह से सलाह दी है, तो यहाँ पर हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। वाक्य में चाहिए शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है और यहाँ पर हम जिस धातु का प्रयोग करेंगे वो विधिलिंग लकार का होगा। दूसरा है लोट लकार। लोट लकार में आज्ञार्थक क्रिया का प्रयोग होता है। तुम खेलो, तुम बाहर जाकर खेलो, तो यहाँ पर हमने जो आज्ञा दी है, ऑर्डर दिया है, तो आज्ञा के रूप में किसी धातु का प्रयोग करना होगा, तो वहां पर हम लोट लकार के रूपों का प्रयोग सीखेंगे। तो इस तरीके से हम 5 लकारों में पढ़ेंगे। दूसरी बात, इन क्रिया रूपों को पांचों जितने भी 10 लकार है, जिस धातु में जो क्रियाएं होती हैं उनको हम तिगंत कहते हैं और इससे जो शब्द बनता है उनको तिगंत कहते हैं। इसमें तिप तस ची सिप तस थ मिप मस मस इस तरीके के प्रत्ययों का प्रयोग किया गया जाता है धातु रूपों के साथ और फिर शब्दों की सिद्धि की जाती है, इसलिए इनको तिगंत शब्द कहते हैं। तो हम कह सकते हैं तिगंत शब्द में मूल रूप से धातु प्लस प्रत्यय होता है और जब हम कोई पढ़ते हैं सुबंत शब्द, तो सुबंत में शब्द होते हैं और शब्दों के साथ प्रत्यय होते हैं और ये 7 विभक्तियों में चलते हैं और ये लकारों में इनका प्रयोग होता है। लकारों में भी हम आगे देखेंगे किस प्रकार से होता है, दोनों में अंतर समझेंगे, शब्द रूप कैसे चलते हैं और धातु रूप कैसे चलते हैं। शब्द रूप भी 3 वचनों में चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और जो धातु रूप है, चाहे परस्मैपदी हो चाहे आत्मनेपद, ये भी 3 वचनों में चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आगे देखिए, शब्द रूप है उसकी 7 विभक्तियां और संबोधन ये होते हैं और ये विभक्तियां कारक से जुड़ी हुई है। कारक प्रकरण, कारक प्रकरण क्या है ये सारा हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं, कारक क्या है, तो कारक जो पढ़ते हैं वो इन शब्द रूप की जो विभक्तियों से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, इस तरीके से 8 प्रकार की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम धातु रूप पढ़ते हैं तो यहाँ पर विभक्तियों की जगह पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष और पुरुष होते हैं। यहां पर देखते हैं इसको, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यहां पर पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जिसको हम अंग्रेजी में भी पर्सन के तौर पर मानते हैं, पुरुष यानी पर्सन। यहां पर अंग्रेजी में हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ते हैं, तो यहां पर क्या इनमें समानता है वो हम देखेंगे। प्रथम पुरुष में क्या आता है, उत्तम पुरुष में कौन से शब्द आते हैं और उससे संबंधित धातुएं। प्रथम पुरुष जैसे अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन होता है, तो यहां पर संस्कृत में उत्तम पुरुष होता है, इंग्लिश में सेकंड पर्सन होता है, वहां पर ये मध्यम पुरुष है, और थर्ड पर्सन अंग्रेजी में होता है, यहां पर ये प्रथम पुरुष है। तो ये कन्वर्जेशन यानी कि संवाद का माध्यम है। जब कभी हम संवाद स्थापित करते हैं किसी दूसरे से या समूह से, तो यहां पर संवाद 2 के बीच में होता है। तो संवाद में जो व्यक्ति खुद बोल रहा होता है वो स्वयं को उत्तम मानता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं खुद को उत्तम पुरुष मानना है, जिसे अंग्रेजी में हम खुद को फर्स्ट पर्सन मानते हैं, तो उत्तम पुरुष। इसमें अस्मत् शब्द का प्रयोग होता है। अस्मत् शब्द, अब ये आपको इतना थोड़ा जटिल लगेगा तो मैं बता देता हूं, अहम, आवाम और वयम,
अहम, आवाम और वयम। यहां पर देखिए आप, अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब। मैं, हम दोनों, हम सब, मैं एक वचन है, हम दोनों यानी कि आवाम द्विवचन है, वयम ये बहुवचन है। इसके भी सातों विभक्तियों में रूप चलते हैं, अस्मत् शब्द कहा जाता है। हाँ, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहां पर सिर्फ प्रथमा विभक्ति पर अभी ध्यान देना है। अहम, आवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं। इनको हम कहेंगे उत्तम पुरुष के कर्ता, उत्तम पुरुष के कर्ता। और उत्तम पुरुष के जो कर्ता होंगे उनके साथ उत्तम पुरुष की धातुओं का ही प्रयोग किया जाएगा। वाक्यों में कर्ता, कर्म और क्रिया, बेसिकली ये तीन संस्कृत भाषा में, इन तीनों से क्या बनता है, वाक्य निर्माण होता है। तो यहां पर जब कर्ता उत्तम पुरुष का होगा तो यहां उसके साथ जो क्रिया लगेगी वो भी उत्तम पुरुष की लगेगी। अब उत्तम पुरुष में कौन सी लगेगी, लोट लकार की लगेगी या लंग लकार की लगेगी या लट लकार की लगेगी या रिट लकार की लगेगी, वो तय होगा वाक्य के काल कौन सा है। पूरे वाक्य का काल यदि वर्तमान काल होगा तो लट लकार के उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। पूरा वाक्य यदि भूतकाल का होगा तो लंग लकार के उत्तम पुरुष की धातु का प्रयोग होगा। और यदि आज्ञा के अर्थ में वाक्य है तो वहां पर लोट लकार के उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। तो उसी प्रकार से मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं, त्वम, युवाम और यूयम। जब हम संवाद स्थापित करते हैं तो हम जिससे संवाद करते हैं, जो बोल रहा है वो प्रथम पुरुष हो गया, सॉरी फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष हो गया, और जो सुन रहा है, जो संवाद में सुनने की क्रिया कर रहा है, वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है, जिसे संस्कृत में मध्यम पुरुष कहा जाता है। त्वम, युवाम और यूयम। त्वम का मतलब हो गया तुम, युवाम का मतलब हो गया तुम दोनों, और यूयम का मतलब हो गया तुम सब। तो इसका मतलब क्या है, ये मध्यम पुरुष के कर्ता है, यानी जब तुम या तुम दोनों या तुम सब जैसे कर्ता होंगे तब वहां पर जो वाक्य में जो कर्ता यदि मध्यम पुरुष के होंगे तो क्रिया भी फिर मध्यम पुरुष की लगेगी। अब मध्यम पुरुष की कौन से लकार की लगेगी, वो वाक्य के काल के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद आता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में सर्वनाम, ये भी सर्वनाम है, इसको कहते हैं अहम, आवाम, वयम, ये अस्मद शब्द कहते हैं इनको, अस्मद शब्द। ये भी सुबंत शब्द हैं, अहम, आवाम, वयम। सुबंत की पहचान क्या है, जिसके रूप सातों विभक्तियों में चलते हो वो सुबंत कहलाते हैं। अब है त्वम, युवाम, यूयम, ये युष्मत शब्द हैं। इनके जो रूप है हम आगे पढ़ेंगे, युष्मत शब्द। अब हम आगे प्रथम पुरुष में कौन से आते हैं, तो प्रथम पुरुष में मैं आपको बता देता हूं, तत्शब्द सारे आते हैं। तत्शब्द, तत्शब्द हम पढ़ चुके हैं, तत्शब्द पुल्लिंग, तत्शब्द स्त्रीलिंग और तत्शब्द नपुंसकलिंग, ये तीनों ही सातों विभक्तियों में चलते हैं। हम इसकी पहली पहली विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। पहली विभक्ति पर मैं इतना खास क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं प्रथमा विभक्ति कर्ता के तौर पर प्रयुक्त की जाती है, द्वितीय विभक्ति कर्म के तौर पर प्रयुक्त की जाती है। यानी वाक्य में जहां कर्ता होगा वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा परस्मै पद में, और जहां पर वाक्य में जो कर्म होगा वहां कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। द्वितीय विभक्ति के जो शब्द रूप है उनका प्रयोग कर्म की जगह पर किया जाएगा। ये सारा प्रैक्टिकल अभी आपके जब वाक्य का अनुवाद किया जाएगा तो पूरी स्थिति आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। देखिए तत्शब्द, अब तत्शब्द के तीन रूप हो गए ना, एक तो पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति के लिखते हैं, सह, ताऊ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। फिर है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में है सा, ते, ता, वह, वे दोनों, वे सब। अर्थ एक है लेकिन लिंग के अनुसार रूप अलग चलते हैं। और नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानी।
तत् ते तानि। तो ये रूप हमने कहाँ पढ़े हैं? ये रूप हमने पढ़े हैं, ये रूप हमने पढ़े हैं तत्शब्द नपुंसकलिंग में। इसके अलावा प्रथम पुरुष में बहुत सारे हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता तो सिर्फ त्वम, युवाम, यूयम ये है। उत्तम पुरुष के अहम, आवाम और वयम है। लेकिन जो प्रथम पुरुष के कर्ता है वो तत्शब्द के तीनों लिंगों के प्रथमा विभक्ति वाले और साथ में भवत शब्द। अब याद आया भवत शब्द जो हमने पहले पढ़ा था? भवत शब्द में कौन कौन से आएंगे? भवत शब्द में आएंगे पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग के। भवत शब्द में पुल्लिंग के हैं वो हैं भवान, भवन्तौ, भवन्तः। भवान, भवन्तौ, भवन्तः। भवान, भवन्तौ, भवन्तः। और स्त्रीलिंग के रूप है, स्त्रीलिंग के रूप है भवती, भवत्यौ और भवत्सः। ये स्त्रीलिंग के रूप है। ये दोनों रूप हो गए भवान, भवन्तौ, भवन्तः और भवती, भवत्यौ, भवत्सः। ये स्त्रीलिंग, ये है पुल्लिंग के और ये है स्त्रीलिंग के, जिनको मिलाकर हम भवत शब्द कहते हैं। तो आपको स्थिति सर्वनाम शब्द की तो स्पष्ट हो गई कि जितने भी अस्मत् शब्द की जो रूप है वो हमेशा उत्तम पुरुष है और जो युष्मत् शब्द के रूप है वो हमेशा मध्यम पुरुष है। तत्शब्द के तीनों लिंगों के रूप है वो प्रथम पुरुष है और भवत शब्द के जो रूप है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के वो प्रथम पुरुष है। तो आप ये देखिए, एक बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, उसमें हम क्या कर रहे हैं? दोनों को क्या कर रहे हैं? तुम दोनों, तुम सब। इसमें चाहे पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो ये रूप एक ही होते हैं, तुम दोनों, तुम सब। यहां पर हम दूसरे को कह रहे हैं तुम घर जाओ या तुम कल कहाँ गए थे या तुम खाना खाते हो। तो यहाँ पर यदि हम तुम का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर युष्म शब्द का प्रयोग होगा, त्वम, युवाम, यूयम, और मध्यम पुरुष के कर्ता गिने जाएंगे, वो मध्यम पुरुष के कर्ता गिने जाएंगे। और यदि हम ये कहते हैं कि आप तुम खाना खाते हो तो तुम यहाँ पर मध्यम पुरुष का कर्ता है। लेकिन जब हम इसी को आदर सूचक रूप में कहेंगे आप खाना खाते हो तो व्यक्ति तो वही है लेकिन कर्ता वो व्यक्ति आदर सूचक होने की वजह से प्रथम पुरुष का कर्ता बन गया। और वहां पर क्या कहेंगे हम? उनको पुल्लिंग है तो हम उसका रूप कहेंगे भवान, भवन्तौ, भवन्तः। ज्यादातर भवान का प्रयोग होता है, एक के जब दो जने आदर सूचक होते हैं तो भवन्तौ होता है, तीन जने आदर सूचक है तो उनको संबोधित करते समय भवन्तः होता है। भवान, भवन्तौ, भवन्तः। और यदि स्त्रीलिंग हो, तुम खाना खाती हो तो त्वम का ही प्रयोग होगा और मध्यम पुरुष का कर्ता हो गया। आप खाना खाती हैं तब हम यहाँ पर भवती शब्द का प्रयोग करेंगे और पुरुष कौन सा हो गया? प्रथम पुरुष, भवती, भवत्यौ, भवत्सः। तो ये कर्ता आपको बहुत ही स्पष्ट तौर पर सीखना है कि प्रथम पुरुष के कर्ता कौन है, मध्यम पुरुष के कर्ता कौन है और उत्तम पुरुष के कर्ता कौन है। तो ये अभी हमने सर्वनाम शब्द पढ़े हैं अभी तो, कि जो तत्शब्द और भवत शब्द के जो सर्वनाम शब्द हैं ये सारे प्रथम पुरुष के कर्ता है। युष्म शब्द के जो रूप है सर्वनाम के वो सारे मध्यम पुरुष के कर्ता है और अस्मत् शब्द है वो उत्तम पुरुष के कर्ता है। अब आप कह सकते हो कि संज्ञाओं का क्या होगा? जितने भी संज्ञाएं हैं, जैसे मोहन खाना खाता है, तो अब मोहन को कौन से पुरुष में रखा जाए? प्रथम पुरुष में रखा जाए या मध्यम पुरुष में रखा जाए या उत्तम पुरुष में रखा जाए? तो इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जितनी भी संज्ञाएं हैं और यदि वो कर्ता के तौर पर प्रयुक्त की जाती हैं वो सारी प्रथम पुरुष में होती है। जितनी भी संज्ञाएं हैं वो सारी प्रथम पुरुष की होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? या जितनी भी संज्ञाओं में सारे आ गए, वस्तु आ गया, व्यक्ति, स्थान, सारी चीजें आ गई, वो सारी किस में होती? यानी राम आएगा तो किस में आएगा? यदि कर्ता के रूप में है, राम विद्यालय जाता है तो यहाँ पर राम कर्ता के रूप में है, विद्यालय कर्म के रूप में है, तो यहाँ पर कर्ता कौन सा गिना जाएगा? राम। और राम किस में? राम
कौन से करता है? प्रथम पुरुष का करता है। तो हमने विशेष ध्यान प्रथम पुरुष पे देना है। एक बार वापिस पढ़ लेते हैं। प्रथम पुरुष में तीन प्रकार के कर्ता होते हैं। सर्वनाम में तत्शब्द के तीनों लिंगों में, और भवत शब्द के जो रूप है वो तीनों लिंगों में, दो लिंगों में, नपुंसक लिंग में होता नहीं। और फिर जितनी भी संज्ञाएं हैं वो प्रथम पुरुष के कर्ता के रूप में मानी जाएगी। और खास बात है, कर्ता के रूप में होगी तो सबकी प्रथमा विभक्ति के रूप ही प्रयुक्त किए जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रथमा विभक्ति जो है वो कर्ता के तौर पर इस्तेमाल की जाती है और द्वितीय विभक्ति उसी रूप की कर्म के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसकी प्रैक्टिकल अभी आपके पास हो जाएगी। अब है आगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में हमें क्या ध्यान रखना है? मध्यम पुरुष में कर्ता है वो युष्मद् शब्द के होते हैं। संज्ञा क्यों कौन कौन सी करता है वो सारी प्रथम पुरुष की है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर्वनाम की तीन कैटेगरीज हो गई हैं। प्रथम पुरुष में कौन से सर्वनाम कर्ता के तौर पर प्रयुक्त होते हैं? तत्शब्द के तीनों लिंगों में और भवत शब्द के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर है मध्यम पुरुष में युष्मद् शब्द के जो कर्ता है वो, यानी कि त्वम, युवाम और यूयम यहां लिख दिया है। फिर है उत्तम पुरुष। इसमें कौन से प्रयुक्त होंगे? इसमें होंगे अस्मद् शब्द के, अस्मद् शब्द के, यानी कि अहम, आवाम और वयम। अभी आप इतना ही याद कर लीजिए। अस्मद् शब्द समझ में नहीं आए तो आप ये याद कर लीजिए, अहम, आवाम, वयम। मैं, हम दोनों, हम सब। मैं घर जाता हूं तो उत्तम पुरुष एक वचन करता हो गया। हम दोनों घर जाते हैं तो यहां पर आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन हो गया। और हम सब घर जाते हैं तो यहां पर हम सब की जगह संस्कृत में प्रयोग होगा वयम, तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता हो गया। अब ध्यान ये बात का रखना है, यदि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है तो धातु भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही होगी। जब कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का होगा तो धातु भी उत्तम पुरुष द्विवचन की होगी। और यदि कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का होगा तो धातु भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी। अब आप कहोगे सर उसमें भी तो लकार बहुत सारे हैं, 10 ही लकारों में आते हैं उत्तम पुरुष के रूप। तो अब कौन से लकार के उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा वो वाक्य पढ़ने पर पता चलेगा कि वो क्या कह रहा है, कौन सी काल की ओर इंगित कर रहा है। फिर आप देखिए, युष्मद् शब्द का मतलब आप समझ नहीं रहे हो तो उसमें आप तीन ये याद, ये प्रथमा विभक्ति के रूप है युष्मद् शब्द के, त्वम, युवाम और यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। उत्तम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन त्वम, मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम, और मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम। यहां पर जिस मध्यम पुरुष का जिस वचन का कर्ता होगा धातु भी मध्यम पुरुष की उसी वचन की लगेगी। लकार वाक्य पढ़ने पर काल के आधार पर तय किया जाएगा। फिर रहा प्रथम पुरुष तत्शब्द तीनों लिंगों में, स, ताउ, ते पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति, सा, ते, ता स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति, तत्, ते, तानि नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति। इनका आधार पर तय किया जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यदि सामने वाला व्यक्ति आदर सूचक है तो भवत शब्द का प्रयोग किया जाएगा पुल्लिंग में, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। और फिर स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यौ, भवत्सः। इन रूपों का प्रयोग किया जाएगा। और रही बात संज्ञाओं की, तो संज्ञाएं सारी कर्ता रूप में जब प्रयुक्त होंगी तो प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये कंफ्यूजन सारे क्लियर कर लिए हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इनके रूप। लकार हमने पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से परस्मैपदी धातुएं पढ़ रहे हैं। लट लकार वर्तमान काल, लृट लकार का मतलब भविष्य काल की धातुएं रूप। और फिर हम पढ़ रहे हैं लंग लकार भूतकाल, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। जब वाक्य में चाहिए शब्द आए ना, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम सबको
मेले घूमने जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें सलाह के तौर पर दी जाती है। और जब वाक्य में लगे कि यहाँ पर कर्ता किसी को सलाह दे रहा है तो वहां पर धातु रूप कौन से लकार का प्रयुक्त होगा? धातु रूप प्रयुक्त होगा विधिलिंग लकार का। जब वाक्य में यह आए मैं घर गया था, आपको एक वाक्य के आधार पर बताते हैं। मैं घर जाता हूं, या तुम घर जाते हो, या वह घर जाता है, ये क्या इंगित कर रहा है? वर्तमान काल। तो यहां लट लकार के रूपों का प्रयोग किया जाएगा। जब आता है कि मैं घर जाऊंगा, तुम घर जाओगी, या वह घर जाता जाएगा, इनका प्रयोग होगा तो ये भविष्य काल है और यहां पर लिट लकार की धातु रूपों का प्रयोग होगा। और इसी तौर पर यदि आप कहो कि मैं घर गया था, तुम घर गए थे, या फिर वह घर गई थी, तो यहां पर हमने भूतकाल का प्रयोग किया है तो लंग लकार के रूपों का प्रयोग वाक्य में किया जाएगा। मुझे घर जाना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, या फिर वह घर उसे घर जाना चाहिए। यहां पर जो ये रूप प्रयुक्त हुआ है इसमें हम क्या कर रहे हैं? किसी को सलाह दे रहे हैं। तो सलाह देने के अर्थ में चाहिए शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है, तो यहां पर विधिलिंग लकार के रूपों का प्रयोग धातु में होगा। मैं घर जाऊं, तुम घर जाओ, और उसे वह घर जाए, तो यहां पर हमने क्या किया है? आदेश दिया है, आज्ञा दी है। तो उस अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है धातु के रूपों को प्रयुक्त करने के लिए। तो कुल मिलाकर आपको याद होना चाहिए लट लकार यानी वर्तमान काल, लिट लकार यानी भविष्य काल, लंग लकार यानी भूतकाल, विधिलिंग लकार यानी चाहिए अर्थ में, और लोट लकार यानी आज्ञा अर्थ में धातु का प्रयोग। तो इन सब चीजों को हमने पढ़ लिया है। अब हम धातु के रूपों की ओर चलेंगे। पहला सेशन बेशक लंबा हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल घबराइए मत। जितने आसान तरीके से आप इन चीजों को धीरे धीरे समझते जाएंगे, अगले सेशन आपके उतने ही शानदार आपको समझ में आएंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये है सुबंत, और मैंने इनका आपको कहा था कि ये है तिगंत शब्द। तिगंत शब्द आपको याद रखना, ये बेसिक चीज, क्योंकि यहाँ पर तिप आदि प्रत्ययों का प्रयोग धातु रूपों में होता है, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? तिगंत शब्द। और ये भी ध्यान रखना है, तिंग प्रत्यय सारे किसके साथ लगते हैं? धातुओं के साथ। और सुप प्रत्यय किसके साथ लगते हैं? शब्दों के साथ, संज्ञाओं के साथ। लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि धातु रूप संज्ञा और सर्वनाम के साथ किनका प्रयोग होता है? सुप प्रत्ययों का, सातों विभक्तियों में रूप चलते हैं। और जो तिंग प्रत्यय होते हैं ये धातुओं के पीछे लगते हैं, इसलिए इनको तिगंत, इनसे बनने वाले धातु रूपों को तिगंत कहा जाता है। अब आप देखिए इनके रूप कैसे चलते हैं। भवती, बेसिक एक बार तो आपको ये रटना ही पड़ेगा। भवतः और भवंती, प्रथम पुरुष। भवसी, भवत, तह, और फिर आएगा भवत, फिर आएगा भवामी, भवावह और भवामह। यहां पर आपने विसर्ग देखा, तीनों ही पुरुषों के द्विवचन में विसर्ग लग रहा है और उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या लग रहा है? विसर्ग लग रहा है। तो ये एक तरीके से एल बन रहा है। तो लट लकार में एल के फॉर्मेट में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर कहीं हलंत का प्रयोग हुआ है? नहीं हो रहा है। रिपीटेशन इसमें नहीं होता। शब्द रूपों में रिपीटेशन होता है, हलंत और विसर्ग का भी प्रयोग होता है। धातु रूपों में रिपीटेशन नहीं होता, और लेकिन विसर्ग और हलंत का प्रयोग अवश्य होता है। लेकिन जहां पर आवश्यक हो वहीं होता है। यहाँ पर यदि हलंत कहीं नहीं है तो जबरदस्ती हमें नहीं लगाना है, और विसर्ग है तो ये एल के फॉर्मेट में है तो हमें एल के फॉर्मेट में ही विसर्ग का प्रयोग करना है।
हम इतनी गहराई में नहीं जाएंगे कि यहाँ विसर्ग क्यों है और यहाँ विसर्ग क्यों नहीं है, क्योंकि फिर हमें शब्द रूपों की सिद्धि की तरफ जाना पड़ेगा, प्रत्यय लगाने पड़ेंगे, और इस भवतः के पीछे विसर्ग क्यों है यही समझाने में एक पन्ना पूरा प्रयुक्त होगा। जो रीड पात्रता या फिर कोई बेसिक संस्कृत सीखना चाहे उसके लिए ये चिंता का विषय नहीं है। आपको तो सिर्फ ये याद करना है कि यहाँ पर विसर्ग एल फॉर्मेट में लगा है। अब आगे देखिए, कुल मिलाकर अब यहाँ पर हम भू धातु, ये भू का मतलब होता है होना, भू का मतलब होता है होना। अब यहाँ पर देखिए भविष्यति, भविष्यति, भविष्यतः और भविष्यन्ति। आप देख रहे हैं भवती, भवतः, भवन्ति, इसमें श्य लगा है बस, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, बाकी वही रूप चल रहा है। यहां पर लास्ट में ती तह ती है, तो यहां पर भी ती तह और ती है, तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। अब आगे देखिए वहां पर भवसी है, तो यहां पर क्या हो गया भविष्यसि। यहां पर भवतः है तो उसकी जगह पर हो गया भविष्यतः, और भवतः है वहां पर हो गया भविष्यत, भवत, और यहां पर है भविष्यत। भवामी है तो यहां पर हो गया भविष्यामी। यहां पर भवावह है तो यहां पर हो गया भविष्यावह, भविष्यावह। यह भवामह है तो उसकी यहां पर हो गया भविष्यामह। तो बहुत सरल है। आप यदि लट लकार को पक्के से याद कर लेंगे तो लट लकार उसी रूप में, सिर्फ श बीच में लग रहा है, बाकी हलंत इसमें भी नहीं है, और यहां पर विसर्ग है वो एल फॉर्मेट में है। आपको संस्कृत के धातु रूप और शब्द रूप को इतनी गहराई से याद करवाते हुए बहुत कम क्लासेस आपको ऐसी देखने मिलेगी जहां इस तरीके से शब्द रूप आपको याद करवाए जाएंगे। और सबसे जरूरी संस्कृत का भय दूर करने के लिए सबसे जरूरी यही है कि हम शब्द रूप और धातु रूप को देखें, और यही सही तरीका है संस्कृत सीखने का। अक्सर हम देखते हैं कि जो रीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो ज्यादातर शब्द रूप और धातु रूप से भागते हैं और सिर्फ प्रत्याहार सूत्र, संधि और समास, उपसर्ग, प्रत्यय इसी में माथा खपाते हैं और कहते हैं कि शब्द रूप तो 2-3 आते हैं पूरे 30 सवालों में, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप यदि वाकई में भाषा सीखना चाहते हैं तो शब्द रूप और धातु रूप के बिना तो आप भाषा सीख ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आप बहुत ही आराम से देखिए, ज्यादा उतावले मत पड़िए। उतावलेपन से आप यदि संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको 30 में से केवल 10 सवाल ही आप सही कर पाएंगे, 10 से 15, वो भी आप भागा दौड़ आपाधापी में खूब सारी मेहनत लगाकर। और मैं दावा करता हूँ रीट पात्रता तक आपने केवल पहले अध्याय को थोड़ा विशेष ध्यान देना है। उसके बाद यदि आप संस्कृत के हमारी 1-2 घंटे की क्लासेस और साथ में 1 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ली तो आपको हर रोज के 2-3 घंटे देने के साथ भी आप संस्कृत में अच्छी तरीके से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी रीट पात्रता को क्लियर करवाने की सुनिश्चितता प्रदान आपको करेगी। तो ये देखा आपने, दोनों में क्या फर्क निकला? कुछ नहीं, सिर्फ श का है, बाकी तो ती, यहाँ पर तह, यहाँ अंति, यहाँ पर भी ती, यहाँ पर भी तह और अंति, सी थ सी थ मी वह मह, मी वह मह, पीछे वही लग रहा है। साथ में फर्क इतना है, यहाँ पर श का प्रयोग नहीं है जबकि भविष्य काल में श का प्रयोग है। तो आपको यह ध्यान रखना है, भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवावह, भवामह। ये लट लकार वर्तमान काल की धातुओं के लिए ये लट लकार का रूप इस तरीके से चलेंगे। फिर है लृट लकार भविष्य काल, इसके रूप किस तरीके से चलेंगे? भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, और भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्याम। अब आगे देखते हैं। ये देखिए भू धातु। अब भू धातु में आप देखिए
कि किस तरीके से आप आगे पढ़ सकते हैं। भू धातु, भू धातु में आप देखिए सबसे पहले हम देखेंगे लंग लकार। लंग लकार में आप देखेंगे अभवत, ये आ गया सा हलंत, अभी दो में हलंत नहीं आया था, यहां पर आ गया हलंत। अभवत, अभवताम, अभवताम, और साथ में अभवत, अभवताम, फिर आएगा अभवन। अब देखिए आप, तीनों में ही हलंत का प्रयोग हुआ है, अभवत, अभवताम, अभवन। अब देखिए तीनों में ही हलंत का प्रयोग हुआ है। अब यहां पर देखिए इसमें त हट गया और लिख दिया अभव, इसमें लिख दिया अभव, और यहां पर विसर्ग का प्रयोग कर दिया। अब यहां पर देखिए अभव ताम है, उसकी जगह पर क्या आ गया, तम। ये फॉर्मेट आपको सभी जगह देखने को मिलेगा, अभवः, अभवतम, और फिर आ गया अभवत। अब देखिए आप यहां पर कितना सूक्ष्म अंतर है, यहां पर अभवत में त हलंत है और यहां पर त हलंत नहीं है। इतने से ही इसके लकार का जो पुरुष है वो परिवर्तित हो गया। आप देखिए, यदि यहीं से तो सवाल जलेबी सवाल बनते हैं, अभवत कौन सा लकार है, और यदि आपको ये याद रह गया तो आप मध्यम पुरुष बहुवचन बोल देंगे, जबकि ये अभवत तो प्रथम पुरुष एक वचन का है। और यदि आपको पूछ लिया जाए कि ये अभवत देकर पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा लकार और कौन सा पुरुष है और कौन सा बहुवचन, ये तीन चीजें इसकी पोजीशन देखने के लिए आप क्या बोलोगे कि ये भू धातु है, भू धातु में ये लंग लकार है, चार बातें बोलोगे आप। ये भू धातु है, भू धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप है अभवत, जबकि ये अभवत कौन सा है, हलंत वाला, भू धातु के लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है अभवत। तो ये आप समझ गए होंगे कि हलंत कितना इंपॉर्टेंट है, यहां पर छोटी मोटी गलती नहीं है हलंत। अब आगे देखिए आप, अब इसके आगे आएगा अभवम। अभवम ज्यादा फर्क नहीं है, म का प्रयोग यहां भी हो रहा है, जैसे लट लकार में हो रहा था भवामी, लिट लकार में हो रहा था भविष्यामी, जबकि यहां पर अ का प्रयोग सब जगह हुआ है। भूतकाल की धातु रूप जो लंग लकार है उसकी पहचान का एक तरीका हम सोच सकते हैं कि यहां पर सब जगह अ का प्रयोग हुआ है, अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम। अब देखिए, और यहां पर अब क्या होगा, पठामी, जैसे भवामी, भवावह, भवाम होता था, तो यहां पर क्या हो गया, अभवाव और अभवाम। लट लकार के रूप याद है आपको, भवामी, भवाव, भवाम। तो ये देखो भवामी का म ई की मात्रा हटके हलंत हो गया और अभवम हो गया, और यहां पर सिर्फ अ लगा, भवाव भवाम के पीछे अ लगा है और इनका विसर्ग हट गया है जो लट लकार में आपने पढ़ा था। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं इसमें हलंत किस फॉर्मेट में है, विसर्ग मात्र एक मध्यम पुरुष एक वचन में। यदि इसका मैं फॉर्मेट बताऊं हलंत लगने का, जैसे वहां विसर्ग लगने का फॉर्मेट मैंने ये बताया था लट लकार और दृढ़ लकार में, लंग लकार में हलंत का फॉर्मेट यही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं तीनों में। उसके बाद में इसकी, ये देखो मैं आप लाइन खींच के ही बताता हूं, ये तीनों में लगा है, फिर इसके साथ इसमें लगा है, फिर इसमें भी लगा है, यानी टी को थोड़ा सा यूं कर लीजिए, इस फॉर्मेट में हलंत का प्रयोग हुआ है। आप इसको याद करने के लिए कह सकते हैं एक प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, और साथ में
उत्तम पुरुष एक वचन। इस फॉर्मेट में हलंत का प्रयोग हुआ है। आप देख लीजिए भले, यहां हुआ है, यहां हुआ है और यहां हुआ है और साथ में यहां हुआ है और यहां हलंत का प्रयोग हुआ है। ये आप याद कर लीजिए। इसी तौर पर हलंत का प्रयोग विधि लकार में भी, विधि लिंग लकार में भी होगा। अब देखिए, आप आगे देखिए, विधि लिंग में क्या होगा? भवेत, भवेताम, भवेत, भवेताम। यहां देखो अभवताम था, यहां पर ए का प्रयोग, एक ही मात्रा का प्रयोग हो रहा है। भवेत, भवेताम, भवेयुः। इसमें विसर्ग ऐसे लगा दो, ये इस तरीके से लग रहा है और विसर्ग यहां होगा, ये यहां और यहां। भवेत, भवेताम, भवेयुः। अब देखिए आगे, यहां पर इसका प्रयोग हुआ है भवे, इसमें विसर्ग लगा है और यहां पर क्या हुआ है, आ की मात्रा हट गई, भवेतम। ये फॉर्मेट सब जगह चलेगा। अभवताम, यहां क्या हो गया, अभवतम। यहां हो गया भवेताम, यहां हो गया भवेतम। लंग लकार, विधिलिंग लकार और लोट लकार में ये आ की मात्रा हटने का फॉर्मेट ये इसी तरीके से आपको नजर आएगा। भवे, भवेतम, भवेत। अब देखो बिल्कुल सूक्ष्म अंतर, यहां पर भी यही है। अभवत में हलंत है और बिना हलंत का अभवत यहां है। यहां पर हलंत वाला भवेत यहां पर है और बिना हलंत वाला भवेत यहां है। बहुत सारी सिमिलरिटी आपको नजर आएगी और इस तरीके से आलोचनात्मक दृष्टि से आप यदि विश्लेषण करते हुए शब्द रूप याद करोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। हमें याद रखना है रिपीटेशन कहाँ हो रहा है, वो तो शब्द रूपों में होता है, धातु रूप में नहीं होता है। फिर दूसरी बात याद रखनी है कि हलंत का प्रयोग कहाँ हो रहा है और फिर याद रखना है विसर्ग का प्रयोग कहाँ हो रहा है। बाकी जो शब्द रूपों का फॉर्मेट है, आपने राम शब्द अकारांत में याद कर लिया तो बाकी किसी जगह आपको कोई दिक्कत अकारांत शब्दों में नहीं आएगी। फिर साथ में यदि आपने तत्शब्द ये सारे याद कर लिए तो सर्वनाम शब्द भी लगभग एक जैसे इस तौर पर चलते हैं। भ्याम सभी जगह आएगा, भ्य जो जिस जगह पर आ रहा है वो हर जगह पे आएगा। इसी तरीके से आपने यदि भू धातु सही ढंग से याद कर ली तो आप पांचों लकारों में एक ही फॉर्मेट में सारी धातुएं चलेगी। इसलिए मैं भू धातु को बहुत धीमे तरीके से पढ़ा रहा हूं। और फिर देखिए आप, भवे, भवेतम, भवेत। अब आएगा पठेयम, पठेय, भवेयम, भवेयम। फिर क्या आएगा, भवेव। यहां पर हलंत का प्रयोग हुआ है, अब आएगा भवेव और फिर आ जाएगा भवेम। कोई हलंत का प्रयोग नहीं। अब यहां पर देखो सेम फॉर्मेट है, इस तरीके से लगा है हलंत का प्रयोग ऐसे और ऐसे, और विसर्ग यहां भी लगा है और यहां लगा है। तो इस तरीके से मैं आपको बता सकता हूं लट लकार का फॉर्मेट है ये, विसर्ग का, हलंत कहीं नहीं लग रहा। और दृढ़ लकार में भी यही फॉर्मेट है, विसर्ग का, हलंत कहीं नहीं लग रहा। अब देखिए आपको एक बार फिर बता देता हूं, लंग लकार के हलंत का फॉर्मेट क्या है, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, इस तरीके से लगेगा और विसर्ग यहां लगेगा। और विधिलिंग का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से है। क्या है फॉर्मेट, यहां पर भी विसर्ग का प्रयोग होगा और यहां पर भी विसर्ग का प्रयोग होगा। यानी कि प्रथम पुरुष बहुवचन में विसर्ग का प्रयोग होगा और मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग का प्रयोग होगा। और हलंत का फॉर्मेट एक जैसा ही है लंग लकार और विधिलिंग लकार में। फर्क है विसर्ग का, लंग लकार में सिर्फ एक जगह विसर्ग लग रहा है, विधिलिंग लकार में दो जगह विसर्ग लग रहे हैं। विसर्ग कहां लग रहे हैं, प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन में यहां भी लग रहा है, मध्यम पुरुष एक वचन में यहां भी लग रहा है। अंतर है कि प्रथम पुरुष, सॉरी, हाँ, थोड़ा फर्क हलंत का भी है, हलंत का भी है, बिल्कुल हलंत ये लग गया और ये जो लाइन है नहीं, इसकी जगह पर यहां पर क्या हो गया, विसर्ग का प्रयोग हो गया। देखिए यहां पर हलंत नहीं है, यहां हलंत नहीं है। हलंत का भी एक अंतर है, यहां पर जो हलंत था वहां पर हलंत हटकर यहां पर क्या हो गया, विसर्ग हो गया। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मेट पढ़ लिए है। अब हम जाते हैं लोट लकार की तरफ। देखिए श जहां भी आता है वहां दृढ़ लकार होता है,
अ का प्रयोग जहां हो जाए वहां पर क्या है, वहां पर लंग लकार है। ए की मात्रा का जहां पर लगातार प्रयोग हो रहा है वहां पर किसका होगा, वहां पर हमें विधिलिंग का प्रयोग होगा। अब देखिए आगे, इसमें ऊ की मात्रा से शुरुआत होती है, सभी जगह तो नहीं आता। भवतु, भवताम, भवंतु। आपको नहीं लग रहा कि ये लट लकार से मिलता हुआ, जैसे भवती, भवता, भवंती आता है तो वहां पर ती की जगह तू आ गया, भवतु, भवताम, भवंतु। अब आएगा भव, देखो यहां पर अभवताम था और यहाँ अभवतम हो गया, यहाँ भवेताम था यहाँ भवेतम हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ भवताम है, वहां पर आ जाएगा भवतम। क्या हो जाएगा, भवतम। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं मैं बाद में बताऊंगा। अब है भव भवतम, और फिर यहां पर आ गया भव भवतम भवत। क्या आ गया, भवत। अब आएगा भवानी भवाव भवाम, भवानी भवाव भवाम, भवानी भवाव भवाम। भवानी भवावह भवाम। कुछ दिक्कत आई है तकनीकी, पेज एकदम उड़ गया। भवानी भवावह भवाम, पट धातु, पट धातु। चलिए आगे पढ़ते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिए मैं रूप लिख देता हूं एक बार, वही विधि लिंग लकार में। हाँ, लोट लकार में भवतु, भवताम, भवंतु, फिर आ गया यहां पर भव, भवतम, भवत, फिर आ गया भवानी, फिर आ गया भवाव, फिर आ गया भवाम। भवानी भवाव भवाम, पठामी पठावह पठामह, भवामी भवावह भवामह, जिस तरीके से होता था इसी तरीके से भवानी भवाव भवाम। अब देखो लट लकार का जो हमने रूप पढ़ा है उसको आप ध्यान से देखिए। लट लकार में हमने क्या पढ़ा, भवामी भवावह भवाम। यहां पर क्या, मी की जगह नी हो गया लोट लकार में भवानी, और यहां पर जो विसर्ग थे वो वहां पर हट गए, तो वो क्या हो गए, लोट लकार के रूप हो गए। कितना अंतर है देखो, विसर्ग यदि होता है तो भवावह लट लकार के उत्तम पुरुष का द्विवचन है, लेकिन यदि यहां पर विसर्ग हट जाए तो ये किसका रूप हो जाएगा, लोट लकार के उत्तम पुरुष का द्विवचन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर लोट लकार है वो लट लकार से मिलता जुलता है, भवतु, भवतः, भवंतु, भव, भवतम, भवत। ये देखो यहां पर क्या है, भवथ है, और वहां पर क्या हो जाता है, भवत। भवामी भवावह भवामह, तो उसकी जगह हो गया भवानी भवावह भवामह। अब यहां पर देखिए आप हलंत किस तरीके से लगे हैं ये भी देख लेते हैं। इसमें हलंत सिर्फ दो जगह पे लगे हैं, ये इन जगहों पर, तो हम समझ गए। लट लकार में विसर्ग का फॉर्मेट है ये, लिट लकार में भी विसर्ग का फॉर्मेट है ये, यानी प्रथम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन में विसर्ग का प्रयोग होता है, लट लकार में भी और लिट लकार में भी। इसी तरीके से यदि हम देखें क्या लंग लकार, तो लंग लकार का फॉर्मेट है ये है लट लकार का फॉर्मेट विसर्ग का, ये है लिट लकार का फॉर्मेट, और लंग लकार का जो फॉर्मेट है वो देख लीजिए आप। यहां पर क्या होगा, इस तरीके से यूं यूं और ये, यानी उत्तम प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में
हलंत का प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष द्विवचन में हलंत का प्रयोग होगा, उत्तम पुरुष एक वचन में हलंत का प्रयोग होगा, और जो मध्यम पुरुष एक वचन है वहां पर विसर्ग का प्रयोग होगा। विधिलिंग में क्या है, इस तरीके से फॉर्मेट है, यानी जो प्रथम पुरुष एक वचन है और प्रथम पुरुष द्विवचन है वहां हलंत का प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष द्विवचन में हलंत का प्रयोग होगा, और उत्तम पुरुष एक वचन में हलंत का प्रयोग होगा, और विसर्ग का प्रयोग मध्यम पुरुष एक वचन में और प्रथम पुरुष बहुवचन में विसर्ग का प्रयोग होगा। और यहां पर विसर्ग का प्रयोग कहीं नहीं है, और हलंत का प्रयोग लोट लकार का इस तरीके से होगा। यह है विधिलिंग का फॉर्मेट। आप इसको, इस फॉर्मेट को याद कर लीजिए, आपकी कोई हलंत और विसर्ग की गलती नहीं होगी। कुछ चीजें हमें अपने माइंड मैप को तैयार करने के लिए इस तरीके से करना चाहिए, इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं होती है, बस चीजों को रिलेट करने का तरीका है ये। लोट लकार में क्या होगा, सिर्फ यूं, यानी प्रथम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष द्विवचन में ही किसका प्रयोग होगा, हलंत का प्रयोग होगा। तो कुल मिलाकर ये हमने सारे फॉर्मेट देख लिए हैं, इससे आपकी भविष्य में कोई गलती होगी नहीं। और ये भी देख लिया है कि लट लकार में जो रूप चलते हैं वो लिट लकार से भी मिलते जुलते होते हैं। लिट लकार में शीय का प्रयोग होता है। लोट लकार लगभग लट लकार से मिलता जुलता ही है। जैसे मैं देखो लट लकार के रूप बोलता हूं, पहले बोलता हूं प्रथम पुरुष लट लकार, भवती भवतः भवंती, तो लोट लकार में क्या हो गया, भवतु भवताम भवंतु। फिर देखिए भवसी भवतः भवत, तो यहां पर क्या हुआ, भव भवतम भवत, वहां पर क्या है, भवत था, और यहां पर क्या है, भवत है, इसी जगह पर इतना फर्क है। फिर देखिए मैं काले अक्षरों से लिख के बताता हूं आपको, भवती भवतः भवंती, फिर आएगा भवसी भवतः और भवत, फिर देखिए भवामी भवावह भवामह। ये इंपोजिंग टेक्निक है। आप दो लकारों को मिक्स करके तुलना कीजिए। ये जो काले अक्षर जो है वो लट लकार के हैं और भू धातु के, और जो लाल अक्षर है वो सारे कौन से हैं, लोट लकार के हैं। अब देखिए भवती का भवतु हो गया लोट लकार में, लट लकार में भवत था या भवताम हो गया, या भवंती का भवंतु हो गया। लट लकार में भवसी था, लोट लकार में भव हो गया, सी हट गया, बस भवतः था उसकी जगह भवतम हो गया, और फिर भवत की जगह क्या हो गया, भवत। ये तो मिलता जुलता ही है। देखो भवानी की जगह ये भवामी की जगह भवानी हो गया, भवा वह था, विसर्ग हटके सीधा भवाव हो गया, और यहाँ विसर्ग हटकर भवाम हो गया। तो इस प्रकार से हमने बहुत डिटेल से भू धातु को सीखा है। पहले अध्याय में हम बहुत ही धीरे तरीके से चलेंगे, और इसी तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे। अन्यथा बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गए तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। अब आ गया पट धातु। देखो पहले आप रूप बोलते हैं भू धातु के, भवती भवतः भवंती, भवसी भवतः भवत, भवामी भवावह भवाम। तो अब जब भी आप लट लकार आया, अब आप क्या ध्यान याद करोगे, पहले इसका फॉर्मेट एल फॉर्मेट में विसर्ग लगाने, बस। बाकी जैसे भू धातु के लट लकार चलते थे उसी तरीके से यहाँ पर भवती भवतः भवंती, तो पठ धातु का मतलब होता है पढ़ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पठती पठतः पठंती। फिर पठामी भवसी भवतः भवत, तो यहां पर क्या हो गया, पठसी पठथः, पठसी पठतः, और फिर आ गया पठत। भवामी भवावह भवामह, तो यहां क्या आ जाएगा, पठामी पठावह पठामह। अब आगे देखिए, कोई दिक्कत आया, एल फॉर्मेट में विसर्ग लग गए। अब है लिट लकार, तो लिट लकार में भी विसर्ग का फॉर्मेट यह है, हलंत है नहीं, पहले ये बातें तय कर लेनी है। फिर वही
भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, तो यहां पर क्या आ जाएगा? पठिष्यति, फिर पठिष्यतः, फिर पठिष्यन्ति। फिर देखिए आप, पठिष्यसि फिर आएगा वही सी लगेगा इसमें वापिस, पठिष्यसि, वहां पर था भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, तो यहां पर हो जाएगा पठिष्यसि, पठिष्यतः, और फिर पठिष्यत। अब आगे देखिए, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, तो यहां पर होगा पठिष्यामि, पठिष्यावः, और पठिष्यामः। तो यहां पर भी एल फॉर्मेट में विसर्ग लग गए और श का प्रयोग हो गया। लंग लकार में क्या करना है? सब जगह पहले अ का प्रयोग करना है, और विसर्ग का और हलंत का फॉर्मेट क्या होगा याद रख लीजिए, इस तरीके से ये और ये। यहाँ हलंत का प्रयोग करना है, यहाँ करना है प्रथम पुरुष में, यहाँ मध्यम पुरुष द्विवचन में, और यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन में। अब देखिए आगे, अपठत, अपठताम, हलंत लगा दिया, फिर आ गया अपठन। फिर देखिए विसर्ग लगाना है, यहाँ पर याद है अपठः। अब यहाँ पर बस आ की मात्रा हटानी है, अपठताम था और यहाँ हो गया अपठतम, और फिर हो गया अपठत। यहाँ पर हमेशा इन दो चीजों को रिलेट कीजिए, ये दो और ये दो और ये दो। यहाँ पर त हलंत है वो हटा दो बस, और यहाँ पर आ है उसको हटाकर सिर्फ त लिख दिया। अब देखिए अपठम, यहाँ पर हलंत है बस, अब देखो अपठाव और अपठाम, वही याद आ रहा है ना, पठानी, देखो पठामी, पठावह, पठाम, तो देखो ये दो जगह प्रयुक्त हो रहा है। लोट लकार में तो विसर्ग हटा दिया और इनको लिख दिया, और यहां पर क्या है, यहां विसर्ग हटाकर लिखा और पहले अ लगा दिया बस, तो इतना ही फर्क है। अब आगे देखिए, अब है पट धातु। अब देखो इतना टाइम नहीं लगेगा, जितना अच्छे से हमने भू धातु को समझा वो फॉर्मेट इंप्लीमेंट सब जगह होगा, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे देखिए, जितनी भी धातुएं पढ़ेंगी उसके ये 5 लकार के फॉर्मेट एज इट इज परस्मय पद में इसी तरीके से चलेंगे। अब आगे देखिए, पट धातु विधिलिंग, तो जैसे भवेत, भवेता, भवेयु, अब फॉर्मेट क्या था, एक विसर्ग यहां लगेगा, एक विसर्ग यहां लगेगा, और हलंत यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, और यहां लगेगा। अब देखिए, पठेत, पठेताम, पठेयुहु। अब देखो, पटेह, पटेहे, विसर्ग लग गया, विसर्ग था वहां पर, और अब क्या करना है, एक काम करना है, आ की मात्रा हटाकर ये लिख दिया, और इसमें जो हलंत है वो हटाकर यहां लिख दो, एक ही फॉर्मेट है यहाँ पर पठेत। अब देखो, अब इसमें ये का प्रयोग करना है, पठेयम। अब देखो यहां पर हलंत था, बिल्कुल था, अब आ गया पठेव। अब देखो क्या है, लट लकार में क्या है, पठाव, वही लृट लकार में जाकर क्या हो गया, इसी जगह पर उत्तम पुरुष द्विवचन में पठिष्याव, ठीक है ना। और लंग लकार में क्या हो गया, अपठाव, अपठम, अपठाव, अपठाम, तो अपठाव, और यहां पर क्या हो गया, पठेव, वही चीज है, ज्यादा फर्क नहीं है। अब यहां पर लट लकार में क्या है, पठामह, यहां क्या हो गया, पठिश्यामह, यहां क्या हो गया, अपठाम, और फिर यहां पर क्या हो गया, पठेम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लोट लकार में ये फॉर्मेट है बस, एक हलंत यहां होगा, एक हलंत यहां होगा, प्रथम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष द्विवचन। अब यहां पर देखिए, पठतु, पठताम,
पठन्तु। फिर क्या है, पठ, कोई विसर्ग नहीं, सिर्फ पठ। और यहां क्या हो गया, पठतम, और यहां पर हो गया सिर्फ पठत। फिर क्या हो गया, पठानी, वहां पठामी था लट लकार में, और यहां हो गया पठानी। बस पठामी पठावह था, तो यहां पर हो गया पठा, विसर्ग हटा दिया, और यहां पर पठाम। बस, तो इस तरीके से ये चलता रहना चाहिए। जब हम उत्तम पुरुष, लोट लकार उत्तम पुरुष लिख रहे होते हैं, उस समय लट लकार का उत्तम पुरुष हमारे दिमाग में होना चाहिए, उनसे रिलेट करते हुए हमें ये करना चाहिए। एक मैं बात और आपको बताना चाहता था, वो स्किप हो गई, वो वापस देखते हैं। मैंने कहा था कि ये भवताम में यहाँ अंडरलाइन क्यों की है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने भवत शब्द पढ़े, तो कुछ सारे शब्द हैं जो इनसे मिलते जुलते हैं। देखो भवताम यहां पढ़ा हमने, जो कि ये तिगंत है। अब यहां पर देखो भवती पढ़ा है आपने, याद रखिएगा इसको। अब देखो ये भवतः, ये शब्द रूप भवत शब्द में आया है। देखो भवतः, भवती, भवतः, भवंती, ये वाला भवतः यहां पर भी है, लेकिन वो भवतः तिगंत है और ये भवतः सुबंत है। भवतः, भवतः, भवतः तीन जगह आया। देखो ये भवतः, ये भवतः हमने कहां पढ़ा है, देखो ये रहा, देखो भवतः, ये पढ़ा, ये भवतः, ये भवतः, ये भवतः तिगंत है, क्योंकि ये धातु रूप के तौर पर है, ये भू धातु का है। और यहां पर ये भवतः कहां पर है, ये भवत शब्द का है, जो कि सुबंत है। देख लीजिए, यहां पर जलेबी सवाल बन सकता है। क्या सवाल बन सकता है कि निम्न शब्दों में से कौन सा तिगंत शब्द है, और आपको यही याद हो खाली, या निम्न में से कौन से सुबंत शब्द है। ठीक है ना, सारे तिगंत दे दे, जैसे भवती, फिर दे दिया भवामी, फिर दे दिया भवंतु, और फिर दे दिया भवतः। निम्न में से कौन सा सुबंत शब्द है। अब आप तो चक्री जाओगे कि ये तो सारे तो तिगंत है, भवती भवतः वाला है। आप कहोगे ये आरपीएससी ने सवाल गलत दे दिया है, या फिर यहाँ पर बोर्ड ने क्या किया है, पात्रता एग्जाम में सवाल का बिल्कुल ही गलत है, इसको तो करेक्शन करना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये भवती तो लट लकार का है, भवामी ये भी लट लकार का उत्तम पुरुष का है, ये लट लकार प्रथम पुरुष का है। भवंतु ये लोट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन है, भवतु भवंता भवंतु। ये भवतः ये लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन भी है, लेकिन साथ में ये भवतः भी है। ज्यादातर ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते, विवाद में चले जाते हैं, लेकिन आप ये दिमाग में रखिए कि भवतः है ना, वो लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में भी आता है, और साथ में भवत शब्द पुल्लिंग में भवतः 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 तीन जगह आता है। एक लोट लकार में भवतु भवताम भवंतु, ये भवताम वहां पर भी पढ़ा था हमने, लोट लकार प्रथम पुरुष। देखिए आप, मैंने अंडरलाइन करवाया था, इसको अंडरलाइन करना आप, ये आगे काम आएगा। वो पन्ना उड़ गया है, लेकिन ये देखो ये भवताम, ये रहा भवताम। अब ये भवताम जो लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में है, वो भवताम महाशय जी कहां पर बैठे हैं, ये देखो यहां पर बैठे हैं, भवताम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब देखो भवती को देखिए आप, ये जो भवती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, वो इस भवत शब्द स्त्रीलिंग में कहां बैठा है, ये रहा भवती। तो है कि नहीं है ये जलेबी सवाल आपके लिए। तो आप इस जलेबी सवाल को याद रखिएगा, ऐसे जलेबियां खूब सारी संस्कृत भाषा में होंगी, उनको जो जलेबी सवाल को हल कर देगा वो संस्कृत में 30 में से 30 सवाल सही करेगा। तो ये भवतः भी आप याद रखें। तो कुल मिलाकर कौन कौन से शब्द आए, एक तो भवती, भवती लट लकार प्रथम पुरुष भी है, और साथ में भवती, देखो ये भवती तो ई की मात्रा बड़ी है, और यहां पर विसर्ग लगा हुआ है, ये भी अलग है। ये भवती सप्तमी एक वचन है, वही लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन भी है। उसके अलावा हमने पढ़ा था भवतः, भवतः तीन जगह आया है भवत शब्द पुल्लिंग में, द्वितीय विभक्ति बहुवचन और पंचमी और षष्ठी का एक वचन। फिर आता है भवताम,
षष्ठी बहुवचन, ये भवताम लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन भी है कि नहीं? ये इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही रुचिकर, ये ऐसी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि आप किसी भी प्रकार के सवाल का सामना करने में सक्षम हो सके। ये मैंने आपको रेखांकित करवा कर ये ध्यान आकर्षण करवा दिया है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा हाथों हाथ। हो सकता है बाद में आप भूल जाए कि सर ने क्लास में कुछ कहा तो था लेकिन हम भूल गए। तो ये इस तरीके से हमने पठ धातु को पढ़ लिया है। अब आगे देखिए आप, लिख धातु, वही बात है, लिखती, लिखतः, फिर लिखंती, फिर लिखसी, लिखतः, एक ही फॉर्मेट है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लिख, अब मैं आपको पूछता हूं, ये लिखत है और एक आएगा लिखत, ये कहाँ का है? ये लोट लकार का है। लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लोट लकार में। यहाँ थ है, उसकी जगह त लगते ही ये कहाँ चला जाएगा? लोट लकार में। ऐसे मैं आपको बीच में बताता जाऊंगा ताकि आपको बार बार रिवाइज होता जाएगा। लिखामी, लिखावह, अब देखो लिखावह का विसर्ग हटा दिया मैंने और लिखामह का विसर्ग हटा दिया तो ये सीधा कहां चला जाएगा? लोट लकार में चला जाएगा। लिखानी, लिखाव, लिखाम, लोट लकार उत्तम पुरुष का रूप बन जाएगा उसी जगह पर। ये द्विवचन है तो वहां पर भी वो लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में जाएगा। यहाँ ये उत्तम पुरुष बहुवचन है तो वहां भी लोट लकार में जाएगा, तो विसर्ग हट के जाएगा तो ये लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन की जगह पर ही जाएगा। और मी की जगह नी होते ही, लिखामी की जगह लिखा नी होते ही क्या हो जाएगा? लिखानी होते ही ये लोट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन हो जाएगा। तो ये आप याद रख लीजिए। अब देखिए आप, विसर्ग का फॉर्मेट ये, इसमें भी विसर्ग का यही फॉर्मेट है, श का प्रयोग हो जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है, दृढ़ लकार कई बार अपने रूप बदलता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस चीज को देख लीजिएगा। अब यहाँ पर लिखिष्यति नहीं होगा, क्या नहीं होगा? लिखिष्यति, बल्कि यहाँ पर होगा लेखिष्यति। बस ये थोड़े छोटे मोटे परिवर्तन है और ये ध्यान रखना, ऐसे परिवर्तन बहुत सारी धातुओं में हो गए। पश धातु आएगी, पश यानी देखना, उसका भी दृढ़ लकार बहुत अलग तरीके से चलता है। गम धातु है, उसका भी लट लकार से अलग चलता है दृढ़ लकार, मतलब शीय तो लगता है लेकिन ये इस तरीके का छोटा मोटा परिवर्तन हो जाता है। लेखिष्यति, लेखिष्यतः और लेखिष्यन्ति। अब आगे देखिए, लेखिष्यसि और फिर लेखिष्यतः और फिर लेखिष्यत। फिर आगे देखिए, लेखिष्यामि, और ये हो गया लेखिष्यावः और लेखिष्यामः। अब लंग लकार में याद रखना है फॉर्मेट क्या है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब देखिए आगे, और अ का प्रयोग करना है, बस अलिखत, हलंत लग गया। अलिखताम, देखिए बहुत ही इजी है। आपको ऐसा लग सकता है अब तो हम ये खुद ही कर लेंगे, सर क्यों करवा रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कहां पर क्या ध्यान रखना है लिखते समय ये आपको बताना चाहता हूं। हलंत हो गया, और मैं किस फॉर्मेट में याद करता हूं वो भी आपको याद हो जाए। अलिखन, बस अब विसर्ग लगेगा, याद है, अलिख। ऐसे अपने आप को मन में बातें भी करनी है। ये सारे फॉर्मेट जैसे अभी आपके सामने खाली थे, ये आपको YouTube के प्रिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, और ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, भरी हुई भी मिलेगी और ऐसे खाली भी। आपको करना है खाली PDF का प्रिंट निकालना है और बिना देखे उस पर खूब सारी प्रैक्टिस आपको करनी है। और मैं प्रैक्टिस करते समय जो आप सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं वो भी ध्यान। अब यहाँ क्या ध्यान रखना है बताओ, बस आ हटाना है,
आ की मात्रा हटानी, अलिखताम था और यहाँ अलिखतम हो जाएगा। यहाँ क्या करना है, या लिखने से पहले यहाँ देखो ये हलंत हटा दो बस, और ये हो गया अलिखत। अब देखो, और यहां पर विसर्ग आएगा, अलिखम, अलिखम। फिर क्या है, ये लिखाव का विसर्ग हटा दो यहां से और फिर आगे अ लगा दो बस, अलिखाव और अलिखाम। लट लकार के जो ये रूप है दो, यहां पर विसर्ग हटाकर पीछे अ लगा दो, विसर्ग हटाकर सीधा ऐसा लिखेंगे तो लोट लकार के उत्तम पुरुष में चला जाएगा, और विसर्ग हटाकर साथ में अ लिख दोगे तो ये लंग लकार के उत्तम पुरुष में आ जाएगा। बस बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझा दिया। अब ये आ गया, बस इसमें एक ही मात्रा का प्रयोग करना है, और विसर्ग जो हलंत है वो इस फॉर्मेट में लगेगा, यानी यहाँ लगेगा, यहाँ और यहाँ विसर्ग ये लगे ही। अब देखिए आप, लिखेत, लिखेताम, और यहाँ क्या हो गया, लिखे युहु। बस अब यहां पर फिर विसर्ग आएगा, लिखे है। अब यहां क्या ध्यान रखना है, बस आ हटा दो, लिखे तम, और फिर यहां लिखने से पहले यहां देखो हलंत हटा दो, लिखेत। फिर लिखेयम, फिर क्या होगा, लिखेव और लिखेम। लिखामी, लिखाव, लिखाम था ना लट लकार में, तो वहां क्या हो गया, लिखेयम, लिखेव, लिखेम, कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ, और हलंत का प्रयोग यहां पर जहां करना था वहां पर हमने कर दिया है। लोट लकार में बस एक हलंत मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष द्विवचन में और एक हलंत मध्यम पुरुष द्विवचन में, और बाकी कहीं पर विसर्ग का प्रयोग नहीं। तो देखिए, लिखतू, लिखताम, लिखंतु। अब देखो, लिख, एक फॉर्मेट ये भी देख लो, लिखे त हट गया, और यहां पर क्या हुआ, यहां लिखते से पहले यहां देख लो, लिखे करके त हटा, उसकी जगह विसर्ग लगा दिया। अब देखो यहां पर भी ऐसे किया, अलिखत था तो यहां पर त हटाकर उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया। एक देखो ये भी नया फॉर्मेट है, इसका भी रिलेशन है, हलंत हटाकर विसर्ग लग रहा है, और यहां पर विसर्ग नहीं लग रहा है, तू हटकर सिर्फ पठ रह रहा है। अब देखिए आप, ये देखिए, लिख, लिख तू हट के लिख हो गया। अब यहां पर क्या ध्यान रखना है, बस लिखतम। अब बस यहां लिखते समय यहां मत देखना, ऊ की मात्रा हट रही है, बस ये हो सकता है यहां त पूरा आया हलंत के बाद में, तो यहां पर भी हो जाएगा, लिख, लिखतम, लिखत। अब देखिए आप, लिख, लिखतम, लिखत। अब आगे देखिए, हम यहां पर अब आगे देखेंगे, अब आ गया वही पठामी, लिखामी, लिखाव, लिखाम है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, लिखानी, लिखानी, लिखाव और लिखाम। बस विसर्ग हटा दिया, बाकी वाले सही लिख दिए, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 1 घंटा 23 मिनट की क्लास हो गई है, लेकिन हम इसको और बदस्तूर जारी रखेंगे, क्योंकि हमें इस जो रिलेट हो रहे हैं वो एक दूसरे को हम रिलेट कर रहे हैं, उसको हमें निरंतर करना जरूरी है। अब बस ये एक लास्ट धातु है हस, हस के बाद गम भी है, बिल्कुल ये गम है, 2 धातुएं कर लेते हैं, उसके बाद में आगे हम इसको 3 भागों में कर लेंगे, यहां तक आपका कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, हस धातु, तो अब यहां पर देखिए, हसती, हस यानी हंसना, हसती, हसतः, हसंती। अब आगे देखिए, हससी, हसतः, और फिर क्या आएगा, हसत। अब देखो,
हसामी, हसावह और हसामह। एल के फॉर्मेट में विसर्ग लग गए, हलंत है नहीं, भविष्य में भी यही होगा। हसीष्यति, लृट लकार में भी एल फॉर्मेट चलना है। हसीष्यतः और हसीष्यन्ति, फिर हसीष्यसि, हसीष्यथः और हसीष्यत, फिर हसीष्यामि, हसीष्यावः और हसीष्यामः। ये हो गया पूरा। अब आगे देखिए, लंग लकार अ लिखना है, अहसत, और ध्यान है आपको ये फॉर्मेट, अहसत, अहसताम, अहसन, हलंत लग गए तीनों में। अब यहाँ क्या होगा, त हट के इसको इससे जोड़ो, विसर्ग लगा दिया, इसको इससे जोड़ो, अहसतम, और यहां लिखने से पहले यहां देखो त हलंत हटा दिया हमने, अहसत, हलंत हटाकर लिख दिया। अब क्या होगा, अहस म लगा देंगे, अहसम, फिर वही है, इसका विसर्ग हटा दो और अ लिख दो, अहसाव और अहसाम, कोई दिक्कत नहीं, हलंत कहीं लगेगा नहीं इसमें, और ये हो गया पूरा। अब आगे देखो, विधिलिंग, ये फॉर्मेट यूज करना है। अब आगे देखिए, हसेत, हसेताम, हसेयुः। अब देखो त हटाकर विसर्ग लगा दो, हसे है, और यहां पर ये हटा दो, हसेतम, और यहां लिखने से पहले यहां देखो हलंत हटा दो, हसेत, फिर यहाँ य लगाएंगे, हसेयम, हलंत होगा बिल्कुल, फिर हसेव और फिर हसेम। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, आपको बहुत ही आसानी से पहला अध्याय समझाएंगे ताकि आपकी सारे कंफ्यूजन यहाँ दूर हो जाए और आप बहुत सारी प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकें। लोट लकार, हसतु, हसताम, हसंतु। अब देखो यहां पर ये फॉर्मेट है, हस, और यहां पर क्या हुआ, हसतम, और म पूरा हटा दो और यहां आ गया हसत। या यहां देख लो, बस इसको क्या करना है, ऊ की मात्रा हटाकर यहां लिखनी है। यहां पर हलंत था तो हलंत हटाकर ये लिख दिया, यहां पर ऊ की मात्रा हटाकर ये लिख दो, बिल्कुल यहां से ही रिलेट कर लो। यहां पर हटाकर विसर्ग लगाया था, यहां पर तू हटाकर विसर्ग का प्रयोग हमने नहीं किया है, विसर्ग का प्रयोग नहीं किया है, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां विसर्ग का प्रयोग होना ही नहीं है। बस पठामी था, हसामी, तो यहां हसा नी। अब देखिए वहां पर था हसा वह, यहां पर विसर्ग हटा दिया गया, बस हसा मह, तो यहां पर विसर्ग हटा दिया और कर दिया हसाम, हसानी, हसाव और हसाम। बिल्कुल अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें सिर्फ ये देखा कि जो लिखती लिखता लिखनती है तो दृढ़ लकार में लिखिष्यति नहीं होकर लेखिष्यति हुआ है, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। बस शब्द रूप का ये फॉर्मेट आप समझ लिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। धातु रूप का भी फॉर्मेट, शब्द रूप और धातु रूप का। गम धातु, गम का मतलब होता है जाना। अभी तक आपने देखा था जैसी धातु है उसी तरीके से प्रयोग हो रहा है। हस का हस्ती हो गया, पट का पटती हो गया, लिख का लिखती हो गया, भू का भवती हो गया। लेकिन आप देख रहे हो गम में यहां पर अलग चलेगा थोड़ा, यहां पर गम का रूप है जो लट लकार में क्या होगा, गच में बदलेगा, गच। कई लोग ऐसे पूछते सवाल पूछे जाते हैं, गच्छती में मूल धातु कौन सी है, तो लोग क्या करते हैं,
गच धातु है, जबकि ये गच धातु नहीं है, यहां पर क्या है, गम धातु है। इसका ध्यान हमें रखना है। कई बार जो मूल धातु है वो दिखने वाले से बहुत अलग हो जाती है। लेखी शेती में कौन सी धातु है कि लेख धातु है, लेख नहीं है, लिख धातु। ऐसी गलतियां करते हैं। उसी प्रकार से गच्छती में कौन सी धातु है तो कि गच धातु है, गच धातु नहीं है बल्कि क्या है, गम धातु है। लोग इस तरीके की गलतियां कर देते हैं जो आपको नहीं करनी है। और संस्कृत जिस प्रकार से गणित में जितना लिखते हैं उतना ही हम बेहतर होते जाते हैं गणित में लिखकर अभ्यास करने से। संस्कृत में भी आप लिखकर जितना अभ्यास करोगे आप उसमें दिनों दिन निपुण होते जाओगे। अब आगे देखिए, गम धातु कैसे चलेगी, गच में बदल कर चलेगी। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब देखिए लिट लकार, अब यहां पर वही है जैसे लिख लिखती लिखता का लेखिष्यति लिखिष्यति हुआ, यहां पर लिट का गच में नहीं बदलकर सीधा क्या होगा, गम के तौर पर ही प्रयुक्त होगा। गमिष्यति भविष्य काल में, गमिष्यतः। कई लोग समझते हैं ये अलग अलग धातु है, गच्छति गच्छत, गमिष्यति गमिष्यत, नहीं, ये एक ही धातु है गम, लेकिन भविष्य काल में हूबहू यूज हो जाती है, बाकी जगह गच के तौर पर चलती है। गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, फिर गमिष्यसि, गमिष्यतः और गमिष्यत। अब देखिए, गमिष्यामि, गमिष्यावः और गमिष्यामः। अब आगे देखिए, लंग लकार वही, अब गच के तौर पर चलेंगे। अगच्छत, अगच्छताम, गच्छताम और अगच्छन। हमेशा ऐसे साइड में लिख लीजिए यूं, ये ऐसे चलेगा। अब यहाँ त हट जाएगा पूरा और यहाँ हो गया अगच्छः, और यहाँ पर आ की मात्रा हट जाएगी और हो जाएगा अगच्छतम, और यहाँ पर जो हलंत है वो हट के यहाँ पूरा आ जाएगा अगच्छत। अब देखिए, अगच्छम, हलंत लग गया, ठीक है। अब क्या करना है, गच्छाव गच्छा में विसर्ग हटा दो और अ लगा दो, अगच्छाव और अगच्छाम। अब आगे देखिए, गम धातु, तो यहां हो गया गच्छेत, इसमें किस तरीके से हलंत लगेगा, यूं। अब देखिए, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, तो हलंत हट जाएगा पूरा ही, गच्छे, और यहाँ पर ये आ हट जाएगा, क्या हो गया, गच्छेतम, और यहाँ का हलंत हट के पूरा यहाँ आ जाएगा गच्छेत। अब यहाँ पर क्या होगा, गच्छेयम, ये लास्ट में यहाँ विधिलिंग में यम लगता है, गच्छेयम, बाकी वाला वही है, गच्छेव और गच्छेम। लिख लिख के आपने यदि इसकी प्रैक्टिस कर ली ना, जो हलंत विसर्ग ये सारे आपके अवचेतन मन में चले जाएंगे, आप ख्यालों में कहीं खोए हुए होंगे, फिर भी आपकी हलंत विसर्ग की गलतियां नहीं होगी। अब देखिए आप, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। अब यहां पर देखिए, तू हटा दो, क्या हो गया, गच्छ, और यहां पर आ की मात्रा हटा दो, क्या हो गया, अगच्छतम, और यहां से यहां देखो ऊ की मात्रा हटाकर यहां लिख दो गच्छत, क्या हो गया, गच्छत।
अब देखो, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम, उसी प्रकार गच्छानि, और यहां पर विसर्ग हट जाएगा, बस गच्छाव और गच्छा। आप कहोगे विसर्ग कहां से हटा? विसर्ग लट लकार में लगे हुए थे ना, याद है आपको? गच्छामि, गच्छावह, गच्छामह। तो यहां पर मी का नी हो गया गच्छानी, बाकी विसर्ग हट गए और हो गया गच्छाव और गच्छाम। तो इस तरीके से हमने गम धातु को भी पढ़ लिया है। अब आ गया है आगम। आगम यानी आना, बिल्कुल। गम यानी जाना, आगम यानी आना, ये अंतिम धातु रूप है। बस इसमें भी यही होगा, गच के तौर पर चलेगा और आ लगेगा। आगच्छति, आगच्छतः, आ गच्छन्ति, आगच्छति, आगच्छत, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः और आगच्छत। अब आगे आएगा आ गच्छामि, आगच्छावह और आगच्छामः। अब देखो दृढ़ लकार में गम के तौर पर चलेगा, आगमिष्यति। फिर क्या आएगा? आगमिष्यतः, आगमिष्यन्ति। फिर आगमिष्यसि। फिर क्या आएगा? आगमिष्यतः और आगमिष्यत्। फिर आगमिष्यामि, आगमिष्यावः और आगमिष्यामः। तो इस तरीके से ये चल गया। अब हम पढ़ेंगे इसमें लंग लकार। लंग लकार में जो है उसको हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसके रूप चलते हैं, और इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें हम अ का प्रयोग किस तरीके से करेंगे। तो इसका हम विस्तृत तौर पर देखते हैं कि इसका किस तरीके से चलेगा, और इसमें हम विस्तृत तौर पर इसका अध्ययन करेंगे, और इसमें जो भी इसका रूप होगा वो हम देखने का प्रयत्न करते हैं। इसमें जो रूप है वो बिल्कुल किस तरीके से चलेंगे वो हम पूरा यहां पर देखते हैं। पहले हम इसमें विधिलिंग लकार का कर लेते हैं। विधिलिंग लकार में कोई टेक्निकल गड़बड़, उसको देखते हैं। पहले स्क्रीन चेंज नहीं हो रही। अब इसमें हमें एक रूप देखना है कि विधिलिंग लकार में, हाँ अब हो गई है। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि जो हमने लट लकार पढ़ा था उसमें जब हमने अ पढ़ा था तो वहां पर क्या हुआ था? अगच्छत था। क्या था? अगच्छत। लेकिन यहां पर अब अगच्छत का प्रयोग कैसे करेंगे? तो हम यहां पर हमें शुरुआत में सभी जगह आ क्या है, तो आ और अगच्छत दोनों मिलकर दीर्घ संधि होकर इसमें आ ही रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आ का ही प्रयोग होगा। आगच्छत, आगच्छताम,
फिर क्या होगा, आगच्छन। बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, वहां पर अ लगा था उसकी जगह आ लगाना है। मतलब गम धातु के जो लंग लकार में सिर्फ अगच्छत अगच्छताम अगच्छन था, और वहां पर हमें क्या करना है, आगच्छत आगच्छताम आगच्छत। फिर क्या होगा, इसमें वो विसर्ग और हलंत के फॉर्मेट बिल्कुल वही है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, अब त हट जाएगा और यहाँ हो गया आगच्छः। फिर हो जाएगा आगच्छतम, यहाँ पर ताम की जगह तम हो गया। फिर यहाँ का हलंत हटकर यहाँ हो गया आगच्छत। फिर वहां था जैसे अगच्छम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आगच्छम और हलंत लग गया। फिर क्या होगा, आगच्छाव, वही आगच्छाव हलंत हटा दिया। अब देखिए आप, और फिर क्या हो जाएगा, आगच्छाम। बिल्कुल आगच्छाम। तो इस तरीके से ये हो गया। आप देखो, आप स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे, आगच्छाव और आगच्छाम। तो ये जो आपने देखा है, अब यहाँ पर आप बहुत ही एक अच्छे तरीके से देखोगे, यहाँ पर एक थोड़ा सा परिवर्तन होगा कि यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो हम क्या था, गच्छाव था, वहां पर आपको गम बता देता हूं। यहाँ गच्छाव था, विसर्ग हटाकर अ लगाया, ठीक है ना, तो क्या हो गया, अगच्छाव। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर आगच्छा वह था, तो यहां पर क्या हुआ, आगच्छा वह हो गया विसर्ग हटाकर। तो ऐसा तो लोट लकार में भी होगा। इसका मतलब लोट लकार के उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन जैसे रूप है, उसी तरीके के लंग लकार के भी रूप ये समान तरीके के हो गए। कैसे हुए ये आगे बताते हैं। अब देखो, पहले विधि कर देते हैं। आगच्छेत, आगच्छेताम, वहां गच्छे यू था, यहां हो गया आगच्छे यूहु। फिर विसर्ग आ जाएगा, आगच्छे है, क्योंकि ये पैटर्न इस तरीके से चलेगा। बिल्कुल ताम की जगह तम हो जाएगा, आगच्छे तम, और यहाँ का हलंत हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आगच्छेत। फिर यहाँ पर होगा पठेयम, तो यहाँ हो गया यम, आगच्छेयम, हलंत लग गया, बस। फिर क्या होगा, आगच्छेव और आगच्छेम। बस अब आगे देखिए, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु था, तो यहां हो जाएगा वही आगच्छतु। मतलब जो गम धातु है उसका बिल्कुल वही रूप चलेंगे, बस आगे आ लग जाएगा और कोई नहीं होगा। आगच्छतु आगच्छताम और आगच्छन। फिर तू हट जाएगा, आगच्छ, ताम की जगह तम हो जाएगा, आगच्छतम, और यहां पर ऊ हट जाकर हो जाएगा आगच्छत। फिर होगा आगच्छानि, फिर होगा आगच्छाव, और फिर हो जाएगा आगच्छाम। ठीक है, ये रूप हमने पढ़ लिए हैं आगम धातु के। अब देखो आप, मैं इसका कह रहा था आगच्छाव आगच्छाम, और यही रूप लंग लकार में क्या है, आगच्छाव आगच्छाम। ये आ की वजह से इसमें ये सिमिलरिटी हो गई है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हुए कि ये गलत है, ऐसे ये भी सही है और वो भी सही है। एक ही जगह यहाँ पर रिपीटिशन हो गया। देखो मैं कह रहा था रिपीटिशन धातुओं में नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लंग लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन के रूप, और वही इसी आगम धातु के लोट लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन शब्द रूप एक जैसे, धातु रूप क्या हो गए, एक जैसे हो गए। अब आप आगे देखिए, यहां से हम व्याकरण की नियमावली शुरू करेंगे। मैंने आपको कहा था शब्द पढ़ेंगे, शब्दों से हम
वाक्य निर्माण करेंगे और वाक्य निर्माण में जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर हम व्याकरण की नियमावली को भी पढ़ेंगे। तो ये व्याकरण की नियमावली हम कल से शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही अच्छे तरीके से आप एक बार फिर रिवीजन कर लें इसको, और इसको आप बार बार जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से दोहराव करोगे उतना ही अच्छा आप ये इसमें निपुणता हासिल करोगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, मैं बार बार कहता हूं कि इसकी खाली पीडीएफ में आपको प्रिस्क्रिप्शन के लिंक में भेज दूंगा, जिसको आप लगातार लिख लिख कर जितना अच्छे से अभ्यास करेंगे, और जो बातें हमने यहाँ डिस्कस की है, विसर्ग का क्या फॉर्मेट रहेगा, हलंत का क्या फॉर्मेट रहेगा, ये चीजें आप बार बार दोहराते रहें। और बार बार आगे भी बहुत सारी धातुएं आएंगी, तो मैं इसी तरीके से आपका बार बार दोहराव करवाता रहूंगा। हर लकार को लिखते समय या फिर हर विभक्ति को शब्द रूप में लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या विचार दिमाग में हमारे आने चाहिए, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। और आपने बहुत अच्छे से साथ दिया। हालांकि ये क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, पहले अध्याय को 3 पार्ट में बांटना पड़ रहा है इस वजह से, लेकिन आप निश्चिंत होकर बहुत ही धीरज के साथ इस चीज को, एक एक जो प्रैक्टिस की बात मैंने कही है उसको अपने अध्ययन में शामिल कीजिएगा, और आप निश्चित ही बहुत ही अच्छे परिणाम इसके हासिल करेंगे। ये पहले अध्याय में जितना टाइम लग रहा है उतना समय आपकी नेक्स्ट क्लासेस में नहीं लगेगा, क्योंकि हम संस्कृत को बहुत सरल और सहज तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो विषय प्रवेश है वो इतना ही आसान और बहुत ही सहज तरीके से होना चाहिए, ताकि जो हर चीज नई होती है विषय प्रवेश करते समय, तो जो भी हर तथ्य जो नए हैं उन तथ्यों को हमें धीरे धीरे हमारे व्यवहार में लाने के लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये किया, तो आप शीघ्र ही नेक्स्ट क्लासेस का भी कीजिए। और रेगुलर हमेशा मेरी क्लासेस अभी थोड़ी लेट हो रही है, लेकिन हमेशा 6 बजे के आसपास, 6 सवा 6 आपको शाम के समय ये क्लासेस यूट्यूब के हमारे सूर्य नगरी एकेडमी के चैनल यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से निरंतर इनका अध्ययन करें। विज्ञान की गणित की, मनोविज्ञान की और संस्कृत की क्लासेस रेगुलर हो चुकी है। राजनीति विज्ञान की एक कक्षा हुई है और वो भी अब निरंतरता की ओर शीघ्र ही शुरू हो जाएगी कल से। और उसके बाद रहेगी हिंदी। जब संस्कृत में थोड़ा सा विषय प्रवेश हो जाए सरल तरीके से, फिर हम हिंदी का पर भी ध्यान देना शुरू करेंगे। एक बार मैं चाहता हूं कि हम दोनों नए विषय शुरू ना करके पहले संस्कृत में थोड़ा सा हम गति पकड़ लें, उसके बाद हम हिंदी की क्लास भी निरंतर जारी करेंगे। हिंदी की क्लासेस कब से शुरू होगी और किस समय पर यूट्यूब पर आएगी, ये भी आपको शीघ्र ही बता दिया जाएगा। तो इसी के साथ आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।